हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पार्ट 1 आपने देखा था, जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था मॉक एमसीक्यूज का एपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, जो अब नवंबर के एंड में आपका एग्जाम है यूपीएससी जो लेगा। ईपीएफओ में एपीएफसी बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चांस है आपके लिए, क्योंकि ये रेगुलर एग्जाम नहीं है और ये अब अगले काफ़ी सालों तक आने नहीं वाला है। ठीक है, क्योंकि जो वैकेंसीज जो हैं वो फुल हो जाएंगी इसके बाद में, तो ये एक तरह से लास्ट चांस भी है अगले बहुत सारे सालों तक के लिए। तो चलिए, हम डिस्कस कर रहे थे बाइनरी नंबर्स, और जो उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है सिर्फ बाइनरी में सिर्फ दो ही न्यूमर होते हैं, 1 और 0, और उसी में ही हर चीज़ को वो कन्वर्ट करता है कितनी बड़ी, चाहे हम प्रोग्राम देखें, सॉफ्टवेयर देखें, कोडिंग देखें, इन दी एंड वो इसी पे आके टिकता है। कंप्यूटर बस यही समझता है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 25 को कन्वर्ट करेंगे अगर बाइनरी में तो कैसा उसका इक्विवेलेंट बनेगा। तो एक बेसिक सा तरीका था जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कि ये 25 है, इसको हम 2 से इसको करेंगे डिवाइड। 2 से क्यों? क्योंकि बाइनरी में 2 ही नंबर होते हैं, 2 डिजिट्स हैं ये, तो 2 से करेंगे तो यहां 12 आया, 12 दूने 24 और बच गया रिमाइंडर 1, तो इसको हम इधर लिख लेंगे, ये 1 आ गया। ऐसे ही इस 12 को करेंगे तो ये 6, तो पूरा इससे माइनस हो गया तो 0 बचा, तो 0 को इधर लिख लिया। फिर यहां जो 6 बचा इसको अपन ने किया तो 2 तिया 6, तो ये 0 आ गया, तो इस 0 को भी हमने यहां लिख लिया। फिर ये बचा 3, तो इसको किया, तो ये ऐसे करते करते लास्ट में ये 1 बच गया। तो क्योंकि 2 से छोटा है 1, तो इसको 0 से इंटू करेंगे तो ये एक 1 रिमाइंडर बच गया। तो यहां पे ये सीरीज खत्म हुई, तो ये इस तरह से बन गया। अब इसको अपन ऐसे लिख लेंगे इस डायरेक्शन में, तो नीचे से लिखेंगे तो 1 1 0 0 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। सीधा सा है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपको जो है ना ये दे दिया जाए 1 1 0 0 1, तो फिर इसका क्या नंबर बनेगा, ये 25 कैसे आएगा? तो इसका भी एक बहुत सिंपल मेथड है। देखो, ये 1 1 0 0 1 जो है, इसको इस तरह से लिख लेंगे जो हमने यहां लिखा हुआ देखिए 1 1 0 0 1। फिर नीचे से हम स्टार्ट करेंगे 2 की पावर से इंटू करना, पहले 0 से, फिर 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। तो देखो 2 टू पावर 0 क्या हो गया? 1, तो ये 1। 2 टू पावर 1 क्या हो गया? 2 से 0 इंटू करेंगे तो ये आ गया 0, क्योंकि यहां 0 है। ठीक है। फिर 2 दूना 4 से 0 किया तो फिर 0 आ गया। फिर ये 2 टू पावर 3 होता है 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 को 1 से करेंगे तो ये 8 आ गया। और ये 2 टू पावर 4 कितना होता है? 16, तो ये 16, और अब इसका टोटल कर देंगे 16 8 24 1 25, तो ये 25 इसका आंसर आ गया। ठीक है। ये एक सीधा सा तरीका है, आप इसको बस याद कर लो, इस मेथड को, दोनों मेथड्स को, बहुत इजी हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं। नेक्स्ट है GUI स्टैंड्स फॉर। बहुत बार हमने नाम सुना है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस आते हैं इस एग्जाम के अंदर, और बहुत सारी दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, और ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछने वाला है। तो फुल फॉर्म इसका क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। और ये बहुत कॉमन है, और क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारी चीज़ें आज के दिन हो रही हैं, हर डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है वो डिजिटल फॉर्म में प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है हर एग्जाम के अंदर। तो इसको इग्नोर आप मत करना, और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलवा सकते हैं। ठीक है। और आप इग्नोर कर दोगे तो आप सही नहीं कर पाओगे। बहुत सारे जो है ना, बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ये, जो आप इजीली स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा होगा? डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। देखो, ये इवैल्यूएशन होता आया है हमेशा हर कंपोनेंट का कंप्यूटर में, चाहे वो मेमोरी हो, रैम हो, CPU हो, प्रोसेसर का एजेस हो, हर तरह से जो है ना नया इवैल्यूएशन होता आया है टाइम के साथ में। पहले कर करने वाले आपने सुने होंगे प्रिंटर, बहुत 20-25 साल पहले होते थे, जो कर करके निकालते थे, पुराना शीट प्रिंट करते थे, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते थे। और आजकल नॉर्मली लेजर प्रिंटर आप देखते हो, तो ये डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, ये सब इम्पैक्ट डालते हैं, मतलब पेपर के ऊपर कोई जो हार्ड कोई टूल है वो इम्पैक्ट कर रहा है, और उस इम्पैक्ट से वो मार्किंग हो रही है और उससे प्रिंट निकल रहा है, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर होता था। अब इसमें नॉन इम्पैक्ट कौन सा है? लेजर में, क्योंकि लेजर रे से प्रिंट हो रहा है, उससे वो इंक जो है वो गर्म होती है और वो फिर ब्लैक निशान छोड़ती है, तो ये इसमें इम्पैक्ट नहीं हुआ, इसमें सिर्फ ये लेजर बीम गया। तो ये
लेजर प्रिंटर, इंकजेट मैकेनिज्म भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। अभी हमने जीयूआई का देखा था, एक और फेमस इंपॉर्टेंट है यूआरएल। और आपने सुना होगा जब भी कोई एड्रेस बोलते हैं ना कि ईमेल एड्रेस, एक नॉर्मल वर्ड हम सुनते हैं वो तो ईमेल का एड्रेस होता है, एक होता है कोई किसी वेबसाइट का एड्रेस, और जो उसका पूरा लिखा होता है ना www https इस तरह से और आगे तक, वो क्या होता है, वो यूआरएल बोलते हैं उसको। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मतलब कि जो हम कंटेंट देखना चाहते हैं, वेबसाइट है उसका रिसोर्स उसके पेज के ऊपर है तो उसको लोकेट करता है ये, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी इसमें बेवकूफ़ी हमें ये करनी नहीं करनी है कि तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि चीज़ें बहुत सटल हैं कंप्यूटर के नॉलेज, जनरल नॉलेज के अंदर। तो आप तुक्का नहीं मारने की यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक कर दिया, यूनिक रिसोर्स कर दिया, नेगेटिव मार्किंग बहुत बेकार चीज़ है इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम में। तो हमेशा सही याद करके सही मार्किंग करना, तुक्का मत मारना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एड्रेस ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, प्राइमरी डिपेंड्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और अब जो है मेमोरी डिवाइसेस पर्टिकुलर मशीन में नहीं रहती हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर बहुत कुछ जो डेटा है वो इंटरनेट के थ्रू हम फेच करते हैं, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग है कि वो कहीं और स्टोर्ड है। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, लोकल स्टोरेज पे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग पे, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग पे, क्वांटम कंप्यूटिंग पे। देखो सब चीज़ें हैं, अपना अपना मीनिंग रखती हैं, लेकिन एग्जैक्ट आपको बताना है और ये बहुत बेसिक है। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एक कंप्यूटर यहाँ जहाँ आप उसको यूज़ कर रहे हो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, अब कोई डेटा है जो किसी और कंप्यूटर में स्टोर है लेकिन वो सब कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टम में ये सब कनेक्टेड हैं। तो जब आपको डेटा चाहिए तो आप उस क्लाउड से मांग रहे हो, क्लाउड उठा के कहीं मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, कभी यहाँ से आ रहा है। आपने सुना होगा कई बार जो टोरेंट, आपने नाम सुना होगा, अच्छा एग्जाम्पल है। फाइल किसी और कंप्यूटर में है लेकिन वो आपको आ रही है इंटरनेट के थ्रू, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है जो इसका बेसिक फॉर्मूला है, और उसके ऊपर ही ये बेस्ड है। तो अक्रॉस सर्वर्स एंड डेटा सेंटर्स में डेटा होता है और वो आपके पास में आता है, जैसे कि किसी वेबसाइट का डेटा है, जीमेल स्टोरेज आप सुनते हो नाम, है ना, इस तरह से एप्पल स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं और इसका भी इवेल्युएशन हुआ है। ठीक है, पहले बेसिक लैंग्वेजेस होती थी, बहुत सिंपल लैंग्वेज होती थी, फिर कोडिंग, ये सब चीज़ें जो आप सुनते हो ना, ये सब लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की। तो सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, असेंबली, ये सब क्या काम आती हैं, इस लैंग्वेज में हम इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं, कोड करते हैं और फिर कंप्यूटर उसको समझता है, फिर उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, उसके एल्गोरिदम के बेसिस पे वो एग्जीक्यूट करता है। तो सी जो है बहुत बेसिक है, कोबोल ये सब बेसिक है, जावा, फोर्ट्रान, ये नाम आपने सुने होंगे, ये लैंग्वेजेस है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सी है, एक होता है पीओपी जिसको बोलते हैं, एक होता है ओओपी। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है। सी जो है, आपने कभी भी आप देखोगे ना सी की जो कोडिंग है वो लाइन बाय लाइन ऐसे ऐसे उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, तो वो प्रोसीजरल है, एक के बाद एक लाइन को फॉलो करता है, प्रोसीजर फॉलो करता है, वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है जैसे सी। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा जो है वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये ज़्यादा एडवांस है उससे। एक और जो फेमस क्वेश्चन है, पीओपी कौन सा अप्रोच को यूज करता है, टॉप डाउन को, ऊपर से लेकर नीचे तक वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हुआ आता है एंड तक। और ओओपी जो है वो बॉटम अप अप्रोच है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। यूनिकली किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना हमें, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये भी बहुत आपने सुना होगा, यूआरएल, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, ये सब जो है ना काफ़ी कॉमनली यूज्ड टर्म्स हैं, लेकिन हमें आपको इसका नॉलेज है कि नहीं ये ज़रूर से चेक होगा जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसी बेसिस पर क्वेश्चन पूछेंगे कि जो सबसे कॉमनली यूज्ड चीज़ें हैं और जिन पे आपका पूरा प्रोसीजर बेस्ड है, सिस्टम बेस्ड है, उसका नॉलेज आपको है कि नहीं, कितने स्मार्ट हैं आप, कितने आप टेक सेवी हैं। तो इसका आंसर होगा आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने सुना होगा कई बार ट्रेसिंग होती है, ट्रेस करते हैं किस आईपी एड्रेस से ये ईमेल गया है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। देखो ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल
से क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो, लॉजिक इनका सबका समझ लिया तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इन पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। देखो, गोइंग कंसर्न, इसी में इसका मतलब छुपा है। गोइंग, कोई चीज़ जा रही है, तो बिजनेस विल लिक्विडेट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर, बिजनेस विल अडॉप्ट कैश अकाउंटिंग, बिजनेस मस्ट डिस्क्लोज ऑल कंटिजेंट लाइबिलिटीज। सब चीज़ें होती हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती है, अकाउंटिंग भी होती है, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट को रन करते हैं उसकी बैलेंस शीट बनती है, बुक्स बनती है, सब कुछ होता है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। लेकिन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी अकाउंटिंग होती है तो ये एक चीज़ मानी जाती है कि ये जो बिजनेस है वो आगे फॉरेसिबल फ्यूचर, मतलब कुछ अगले सालों तक, जो कि फ्यूचर में हमें दिख रहा है आगे विजन जिसका, वहाँ तक ये बिजनेस चलता रहेगा। ऐसा कभी नहीं सोचते हम कि 2 साल बाद ये बंद होने वाला है, या 1 साल बाद बंद होने वाला है, या 5 साल बाद बंद होने वाला है, ऐसा नहीं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन, और उसी हिसाब से अकाउंटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आंसर है बी, गोइंग कंसर्न। बेसिक क्या है कि ये जल्दी से लिक्विडेट खत्म नहीं होने वाला है बिजनेस, और ये इंडेफिनिट टाइम या फिर आगे दिखने वाले फ्यूचर में चलता रहेगा। उसी के हिसाब से डेप्रिसिएशन वैल्यूएशन चीज़ों का होता है। द प्रिंसिपल दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड। देखिए, 2-3 बहुत ही कंफ्यूजिंग और सिमिलर से कॉन्सेप्ट है। रियलाइजेशन, एक मैचिंग, एक्रूवल, इनका बहुत ध्यान से आप दिमाग में बैठाना इन चीज़ों को, बहुत कंफ्यूजिंग है और इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली आपको समझ में आए हुए हैं या नहीं ये ज़रूर से चेक होगा। तो ये 3 जो है ना, ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। हम डिस्कस करेंगे आगे भी क्वेश्चन में जब भी आएंगे। प्रिंसिपल्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड। ये रियलाइजेशन और मैचिंग, इन 2 का ध्यान रखना। सीधा सा सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर याद रखने के लिए याद रखो, जहां वर्ड आ गया एक्सपेंसेस और एक रेवेन्यू, इन दोनों पे आपको कान खड़े करने हैं। इसी से आपको क्लू मिलेगा, क्लू के लिए है ये। तो एक्सपेंस जो है वो उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज हो जिस पीरियड में उसका रेवेन्यू रिलेटेड है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा प्रिंसिपल है? तो ये है मैचिंग प्रिंसिपल। क्योंकि वर्ड क्या आया, एक्सपेंस, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करने की बात है। जहां एक्सपेंस आ गया मतलब मैचिंग वाला कॉन्सेप्ट है। जहां रेवेन्यू या इनकम वाली बात आ गई तो वो आ गया रियलाइजेशन वाला। हालांकि ये सिर्फ क्लू है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी गहरी है इसकी। यहां आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैचिंग प्रिंसिपल सबसे सही आंसर इसका है। कंजर्वेटिज्म मुद्दा ही सारा अलग है, जिसके अंदर हम समझदारी की बात करते हैं, प्रूडेंस की बात करते हैं, या आगे डिस्कस करेंगे। एक्रूअल प्रिंसिपल, ये एक इन दोनों से अलग चीज़ है, रियलाइजेशन और मैचिंग से, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एकदम इजी नहीं है समझना। मटीरियलिटी, ये भी आगे आएगा क्वेश्चन में। मैचिंग प्रिंसिपल ये इंश्योर करता है कि एक्यूरेट प्रॉफिट मेजरमेंट बाय रिकॉग्नाइजिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बिजनेस में कुछ एक्सपेंस होते हैं, मतलब कि खर्चा होता है, कुछ कमाते हैं तो वो रेवेन्यू होता है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड हैं। कुछ एक्सपेंस करके कंपनी जो है वो रेवेन्यू कमाती है, तो एक्सपेंसेस को भी रिकॉग्नाइज करना है और रेवेन्यू को भी रिकॉग्नाइज करना है अकाउंटिंग में। तो जब एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने की बात आती है तो मैचिंग प्रिंसिपल वहां लागू होता है। नेक्स्ट है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये कौन सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि प्रॉफिट, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, हम तो ये एंटिसिपेट करें कि प्रॉफिट जो है वो कम से कम माने उसको, कि भाई अपने को लग रहा है, अजम्पशन हो रहा है, दिख रहा है, या फिर कोई बता रहा है, या फिर बुक्स में ऐसा लग रहा है कि आपको मान लीजिए 100 रुपये का फायदा होगा, लेकिन कुछ थोड़े से एप्रीहेंशन भी आपको हैं, तो आप है ना 100 रुपीज़ का ही एक तरह से लेके नहीं चलोगे कि मेरे को, इस कंपनी को, मेरी फर्म को इतना प्रॉफिट हो जाएगा। आप मान लीजिए उसको 90 लेंगे, 80 लेंगे, 70 लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बाद में झटका ना लगे, आप पहले से ही कंजर्वेटिव होकर चल रहे हैं कि हाँ भाई सब कुछ अकॉर्डिंग या सब कुछ सही नहीं जाएगा, जैसा हमने सोचा वैसा ही नहीं जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत भी आ सकती है। तो 100% आपको नहीं मानना है, प्रॉफिट हो या ना हो। ऐसे स्केप्टिक भी नहीं होना है, लेकिन ये एक समझदारी की बात होती है, ये एक कन्वेंशनल चीज़ है बिजनेस के अंदर कि ये एक प्रॉफिट जो है उसको एंटिसिपेट नहीं करना है, लेकिन सारे पॉसिबल लॉसेस को हमने देखना है। ये तो मान लीजिए कमाई वाली बात होगी। एक होता है नुकसान, जैसे मान लीजिए कि ये भी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि कल को जो कुछ सामान जो हो बिकेगा नहीं, 100% जो हमने सोचा है वैसा नहीं होने वाला है,
हो सकता है 20% सामान खराब हो जाए, चोरी हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, अनफॉर्चुनेट कुछ भी आ जाए फ्यूचर में, तो वो हमने मान के चलना है कि लगभग इतना परसेंट या 10%, 5% जो है वो लॉस भी हो सकता है। तो सारे पॉसिबल लॉसेस जो हैं उसको तो हमें हमेशा ही नोट डाउन करना है और ये बुक्स में हमें लेके चलना है, चाहे हम पूरे प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट करें ना करें। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। जैसे हमने कहा, ये समझदारी की बात है। एक समझदार आदमी क्या करता है लाइफ में? हमेशा पॉसिबल खतरों को तो हमेशा ध्यान में रखता है, चाहे अच्छी चीज़ों को वो दिमाग में एंटिसिपेट करे ना करे। तो आंसर इसका है बी। ये कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस वाला ये कॉन्सेप्ट है। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल इंप्लाइज क्या करता है? सबसे बेसिक चीज़ है अकाउंटिंग के अंदर। क्या कहता है ये? ए ट्रांजेक्शन मस्ट अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। क्या ये इसका मतलब है? एसेट्स ऑलवेज एक्सीड लाइबिलिटीज। ये इसका मतलब है? रेवेन्यू इक्वल्स एक्सपेंसेस। दो चीज़ें हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, अभी हमने डिस्कस किया। तो क्या ये ड्यूअल एस्पेक्ट है? प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल। क्या ये इसका मतलब है? तो बेस्ट मीनिंग, कई बार हमें बेस्ट भी चूज करना पड़ सकता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, तो वो आप ध्यान रखना। कई बार दो ऑप्शन बहुत नज़दीक होंगे लेकिन आपको बेस्ट भी चूज करना होता है यूपीएससी के अंदर। आंसर क्या है इसका? इसका तो सीधा सा आंसर है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि दो अकाउंट हमेशा, दो एंट्रीज होंगी, दो अकाउंट हमेशा अफेक्ट होंगे। बेसिस और डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री होती है कोई भी चीज़ है, एग्जाम्पल होते हैं बहुत सारे। जैसे मान लीजिए हमने सैलरी पे करी, एक होता है सैलरी अकाउंट, ठीक है, एक होता है कैश अकाउंट। अब आपने पैसा दिया है एम्प्लॉइज़ को, तो कैश के अकाउंट को अफेक्ट किया, और फिर आपने सैलरी भी पे कर दी, तो आपके सिर पे सैलरी का बोझ अभी बचा नहीं है, ख़त्म कर दिया आपने इसको, तो कैश में से हमेशा ये डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट दो हमेशा चलेंगे अकाउंटिंग के अंदर, यही ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड, फॉलो विच प्रिंसिपल। अभी हमने बात करी थी जस्ट कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। हमने मैचिंग कॉन्सेप्ट को एक्सपेंस से जोड़ा था। अब यहाँ पर बात हो रही है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की, कि भाई रेवेन्यू को रिकॉर्ड कब करना है अकाउंटिंग में? जब ये अर्न होगा। तो अर्निंग कब होगी, कब मानी जाए? नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। अब ये इस प्रिंसिपल का मेन लाइन है जो ये कहता है रिकॉर्ड रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। आपने कोई प्रोडक्ट आपकी कंपनी का बेच दिया, अगले को डिलीवर भी हो गया, ठीक है, डिलीवरी हो चुकी है, लेकिन उसने पेमेंट जो है अभी नहीं किया है। कैश जो है, मान लीजिए वो कैश का मतलब है कि जो उसका पेमेंट है, कि जैसे 1000 रुपये की चीज़ है, वो आपको उसने पे नहीं करी, लेकिन आपने गुड डिलीवर कर दी। तो डिलीवर कर दिया, दैट मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि ये चीज़ का पैसा आएगा। तो आपका जो रेवेन्यू है वो एक तरह से जनरेट हो गया, आपने एक्रू हो गया वो, क्योंकि आपने सामान बेच दिया है और अगले को डिलीवर हो गया, अब उसका पैसा आना ही बस बाकी है। तो पैसा जब भी आएगा वो अकाउंट्स एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये कौन सा बेसिस है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ये है रियलाइजेशन। जैसे मैंने अभी बताया था, जब बात आए रेवेन्यू की, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की, उसको रिकॉग्नाइज करने की, तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल होता है जो ये कहता है कि जब भी राइट टू रिसीव अराइज हो जाए, आपने सामान, भाई कायदे की बात क्या कहती है, ये आपके पास गुड्स थी, जो आपका प्रोडक्ट जिसको आप बोलते थे, उसको आपने बेच दिया, सेल कर दिया, तो आपका अधिकार हो गया ना। अब अगले ने पेमेंट किया नहीं किया वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपने तो बेच दिया सामान, तो आपका राइट, अधिकार हो गया कि आप उसका पैसा लें। तो राइट टू रिसीव हो गया ना, कि आप उस पैसे को रिसीव करेंगे। ये राइट टू रिसीव अराइज जब भी हो गया, इसका मतलब आपको रेवेन्यू को रियलाइज करना है, रिकॉग्नाइज करना है। व्हेन गुड सर्विसेज आर डिलीवर्ड, अब उसका पेमेंट जब भी हो, जैसे मान लीजिए आपने जनवरी के अंदर गुड्स को डिलीवर कर दिया अगले को, लेकिन पेमेंट उसका जो है वो मार्च में आया है, दो अलग चीज़ है। तो जनवरी के महीने में ही आपको उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंट इनफ टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? मटीरियलिटी, कॉस्ट, कंसिस्टेंसी, ऑब्जेक्टिविटी। बहुत सटल सा डिफरेंस है इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर, प्रिंसिपल्स के अंदर। बहुत ध्यान से चलना आपको, बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं इसमें, लेकिन बहुत इजीली मार्क्स गवा भी सकते हैं अगर ध्यान से नहीं समझा तो। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन जो सिग्निफिकेंट इनफ है, इंपॉर्टेंट है, टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस, आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर दे, इतना सिग्निफिकेंट जो चीज़ें हैं उनको डिस्क्लोज आपको करना ही करना है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? इसका आंसर है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियल चीज़, देखिए बोलते हैं ना लाइफ में मटीरियलिज्म बहुत बढ़ रहा है। मटीरियल चीज़ें जो प्रैक्टिकली अफेक्ट कर रही हैं
फिजिकल जो चीज़ें हैं वो लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, इमोशंस कम इफेक्ट कर रहे हैं, जो है आपके रिलेशंस कम इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको जो इच्छाएं होती हैं फिजिकल जो चीज़ों को एक्वायर करने की, आपके पास घर धन दौलत सब आ जाए, ये मटीरियलिज्म की बात है ना। तो मतलब प्रैक्टिकली आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो रहा है, उन चीज़ों को आपको फुली डिस्क्लोज अकाउंटिंग में करना ही करना है। जो ट्रिवियल डेटा है उसको इग्नोर कर सकते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मतलब एक प्रूडेंस वाला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बात है ये समझदारी की बिजनेस के अंदर, कि जो चीज़ आपको बड़ा इफेक्ट कर सकती है फ्यूचर में, उसको पहले ही डिस्क्लोज आपको करके रखना है, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ भी डेविएशन उसके कारण हो तो वो बुक्स में पहले से ही मेंशन हो कि हाँ ये डिस्क्लोज्ड इशू था। मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये कहता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल रिक्वायर्स, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है, इसका क्या मतलब है? Assets record at a market value, assets record at a price paid, asset adjusted annually for inflation, asset valued at replacement cost। देखो assets क्या होते हैं? assets वो हैं जिनको एक्वायर पहले कोई बिजनेस फर्म या कंपनी करती है और उसके लिए खर्चा करती है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, और फिर उस एसेट के सहायता से आगे बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, रेवेन्यू कमाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मशीन है, वो एसेट है, उसको खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए, फिर उस मशीन जो कि एसेट है उससे चीज़ों का प्रोडक्शन किया, और उस प्रोडक्शन को जो है सेल किया, गुड्स बनाई, गुड्स को सेल किया, और फिर उससे क्या जनरेट हुआ? रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए जिसकी सहायता ली जाती है वो एसेट है, और उसके लिए अब उस एसेट की कुछ प्राइस भी होती है, और एसेट सालों साल चलते हैं, तो प्राइस जो है वो सालों साल एक जैसी तो नहीं रहती चीज़ों की। जैसे मान लीजिए ज़मीन ली, 40 साल पहले ज़मीन ली, उसकी कॉस्ट जो है उस टाइम कुछ पे की गई थी, लेकिन आज ज़मीन को बेचने जाओ तो उसकी ज़मीन की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है, तो आज उसकी कॉस्ट कुछ अलग है। तो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से ये कहता है कॉन्सेप्ट कि ओरिजिनल परचेज प्राइस जो है उसी के हिसाब से रिकॉर्ड करो, ताकि ऑब्जेक्टिविटी और वेरीफिएबिलिटी में दिक्कत ना आए। वेरीफाई जब करें तब हमें दिक्कत ना, हमें पता रहे कि ये कितने अमाउंट पे खरीदी गई थी, क्योंकि उसमें टाइम भी इन्वॉल्व है। बहुत कितने साल पहले कौन से टाइम में कौन सी डेट में ये चीज़ खरीदी गई थी, तो उस टाइम इसका क्या प्राइस हमने पे किया था। तो इसका आंसर है बी, एसेट रिकॉर्डेड एट ए प्राइस पेड। जिस भी प्राइस को पे किया था, चाहे आज उसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन उसको बुक्स में उसी टाइम उसी अमाउंट में रिकॉर्ड करना था। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहता है। जैसे आज हम ज़मीन खरीदे, आज कोई कंपनी ज़मीन खरीदे, तो आज की प्राइस ही उसमें बुक्स में दिखाई जाएगी, उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या इंश्योर करता है? सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फॉलोड ईयर टू ईयर, एरर्स आर रेक्टिफाइड कंसिस्टेंटली, कैश एंड अक्रूवल मेथड्स कैन बी मिक्स्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड कंसिस्टेंटली। देखो इसका सीधा सा मीनिंग है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि ईयर टू ईयर, जैसे एक नॉर्मली और मोस्टली एक फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है हमेशा। एफआई आप जब भी देखते हो, एफआई 25-26, 24-25, है ना, तो ये 12 महीने का पीरियड है, और ये ही फॉलो होता है। इस एक पीरियड में जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स हैं वो उसके हिसाब से अकाउंटिंग होती है। तो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है उसमें फॉलो होनी चाहिए, ताकि कंपेयर किया जा सके फ्यूचर में, और आगे इजी चीज़ रहे। ऐसा नहीं कि आज इस तरह की अकाउंटिंग यूज़ कर ली हमने और नेक्स्ट ईयर कुछ अलग तरह के मेथड्स हमने यूज़ कर लिए। ये चेंज नहीं किया जाना चाहिए। यही बस ये प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड में कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करनी चाहिए ईयर टू ईयर। नेक्स्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसका क्या मतलब है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लीगल फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन प्रिवेल्स, इकोनॉमिक रियलिटी prevails over legal form, only legal document matter, no need for disclosure of arrangements। तो substance over form इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि substance over form requires recognizing transactions according to their economic essence, not just legal documentation। भी इसका आंसर है कि एक जो अकाउंटिंग है ना उसमें इकोनॉमिक रियलिटी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इकोनॉमिक इवेंट हुआ, कोई सेल हुई या कोई चीज़ खरीदी गई, है ना, ये इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, और ये इकोनॉमिक रियलिटी जो है वो लीगल फॉर्म से ज़्यादा बड़ी है। ये एक टर्म कही जाती है, तो इसका मतलब ये होता है सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंटेशन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस इवेंट का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड बैलेंस शीट? कौन सा प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट जो है वो
इसको सपोर्ट करता है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट को। तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, तभी आप इसका सही आंसर दे पाओगे। क्योंकि किसी ने ट्रायल बैलेंस देखा ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको क्या पता है कि उसका बेसिस क्या है। उसका बेसिस है क्या मैचिंग है, क्या डुअल एस्पेक्ट है, रियलाइजेशन है, क्या कॉस्ट है। देखो अकाउंटिंग में सारी चीज़ें आती हैं और बुक्स की एंट्री होती है, लेजर्स बनते हैं सबसे पहले, जिसमें ड्यूअल एंट्री होती है, ठीक है, क्रेडिट डेबिट ये सब होते हैं। और फिर लेजर्स के बाद में क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनते हैं। क्योंकि जैसे जब भी एंट्री होती है लेजर्स के अंदर, ड्यूअल एंट्री होती है, तो उसमें अकाउंट्स होते हैं मेंशन, जैसे कि सैलरी अकाउंट है या कैश अकाउंट है, ठीक है, मशीन अकाउंट है। तो अकाउंट्स अलग अलग, और फिर इन्हीं अकाउंट्स के बेसिस पे, इन्हीं अकाउंट्स के ही कैटेगराइजेशन में ट्रायल बैलेंस बनता है। और उस ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद में बैलेंस शीट बनती है जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, वो दो साइड हैं, तो हर जगह दो साइड्स हैं। तो इसका बेसिस है ड्यूअल एस्पेक्ट। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट दोनों ही रिलाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट। सबसे बेस्ट आंसर इसका यही होगा, बी। नेक्स्ट है व्हाट डज द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स। बिजनेस एंटिटी, देखो बिजनेस में ये माना जाता है कि बिजनेस एक खुद एक एंटिटी है। हाँ, हमेशा उसका कोई ओनर होता है, ठीक है, कोई लीगल एंटिटी, उसका जैसे कोई इंसान है वो लीगल एंटिटी है, वो उसका ओनर है। जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी के अंदर कोई एक ओनर ज़रूरी नहीं हो, उसके अंदर उसके डायरेक्टर्स होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, तो कई सारे डायरेक्टर उसमें हो सकते हैं। तो वो जो है इंसान है, लेकिन बिजनेस जो है वो एक अलग एंटिटी, इकोनॉमिक एंटिटी है। तो उसी चीज़ को ये कहता है कि बिजनेस एंटिटी है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस एंड ओनर्स सेपरेट एंटिटी हैं। बिजनेस और ओनर जो हो सेम नहीं होते हैं, और ओनर्स एसेट्स आर ट्रीटेड एज बिजनेस एसेट्स नहीं, ओनर के एसेट अलग होते हैं। कंपनी डूब गई, जैसे सुनते हैं ना बड़े बड़े कंपनी फेल हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके डायरेक्टर बर्बाद हो गए, उनके एसेट्स अलग हैं, वो उससे सैलरी लेते हैं उस बिजनेस से, ठीक है। या आप देखते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या है, लाइबिलिटीज की लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटीज आपने नाम सुना होगा, कि जो भी देनदारी, जो भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, वो उस बिजनेस एंटिटी की हैं, उस कंपनी की हैं, उस फर्म की हैं। उसमें जो डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर वो लागू नहीं होने वाला है। कल को कर्जा है, कुछ भी है, तो वो इसके एसेट्स नीलाम होंगे, उसके डायरेक्टर्स के एसेट्स नीलाम नहीं होंगे। ये नॉर्मली होता है। आगे लीगल इशू क्या जाता है, कोर्ट में क्या डिसाइड होता है, वो एक अलग पेचीदा मुद्दा है। लेकिन जब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और उसका जो ओनर है वो एक अलग एंटिटी है, उसको हमें सेम नहीं करना है। ओनर के पर्सनल अफेयर सेपरेट होते हैं। जैसे एक विड्रॉ अकाउंट होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर कौन सी एंट्री आती है कि जब बिजनेस से कोई पैसा, उसका ओनर जैसे डायरेक्टर है उसका, उसने पैसा लिया, उससे निकाल लिया मतलब, तो वो विड्रॉ अकाउंट के थ्रू जाएगा, उसकी एंट्री होगी। रियलाइजेशन प्रिंसिपल डिटर्मिन्स व्हेन टू रिलेटेड एक्सपेंसेस। द मैचिंग प्रिंसिपल डिटेट्स व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यू। अभी हमने देखा था, और ये दो क्वेश्चन हम इसमें देख सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्या रियलाइजेशन प्रिंसिपल वो डिटरमिन करता है कि व्हेन टू रिकॉर्ड, ये वर्ड छूट गया, व्हेन टू रिकॉर्ड रिलेटेड एक्सपेंस। तो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है रियलाइजेशन, और एक्सपेंस से जुड़े हुए हैं मैचिंग प्रिंसिपल से। ये उल्टा है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस गलत है, उल्टा लिखा हुआ है। एसेंशियली रियलाइजेशन इज अबाउट अर्निंग रेवेन्यू एंड मैचिंग इज अबाउट इनकरिंग कॉस्ट टू सपोर्ट दैट रेवेन्यू। तो एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कोई कॉस्ट लगी है, पे करी कंपनी ने, वो उसका खर्चा हुआ। तो ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है। अगर ये आती है तो आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है कि रियलाइजेशन इज अबाउट अर्निंग रेवेन्यू एंड मैचिंग इज अबाउट इनकरिंग कॉस्ट फॉर दैट बिजनेस टू सपोर्ट दैट रेवेन्यू। जैसे मशीन खरीदी, एसेट खरीदा, तो कुछ कॉस्ट लगी, एक्सपेंस हुआ, वो किस लिए हुआ, ताकि उससे आगे जाके रेवेन्यू कमाया जा सके। तो वो जब रेवेन्यू अक्रू होगा तब हमें उसको रिकॉग्नाइज करना है, और वो रिलेशन कॉन्सेप्ट उसका होगा। तो इसका आंसर क्या है, 3 ओनली। नेक्स्ट, ये देखो, ये इससे आपको हेल्प मिल जाएगी इस टेबल से।
रियलाइजेशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल। ये रेवेन्यू को रिकॉर्ड करता है, ये एक्सपेंस को करता है। कब रिकॉर्ड करेगा? जब रेवेन्यू इसमें अर्न होता है। और मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करेगा? सेम पीरियड जब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसी फाइनेंशियल ईयर में। पर्पस क्या है? रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना, इसमें एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना। इसमें ये एग्जांपल है, देखो जैसे कि कंपनी रिकॉग्नाइज कर रही है रेवेन्यू फ्रॉम अ सेल इन दिसंबर। दिसंबर में सेल हुई, हो सकता है जनवरी में उसका पेमेंट आए, लेकिन दिसंबर में उसको रिकॉग्नाइज करना है। इसमें क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर दैट दिसंबर सेल इज रिकॉर्डेड। देखो जो गुड्स सेल हुई हैं दिसंबर के महीने में, वो गुड्स भी तो बनाने में कोई कॉस्ट आई होगी ना कंपनी की। जैसे मान लीजिए 60 रुपये का सामान 100 रुपये में बेचा गया, दिसंबर में सेल हुई, तो वो 60 रुपये का जो एक्सपेंस है वो उस दिसंबर में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट। इन्वेंट्री क्या होती है? सबसे पहली चीज़ तो इन्वेंट्री पता होना चाहिए आपको। बिजनेस में इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री बोलते हैं जो उनका स्टॉक है। तो उस किस पे बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन होता है? कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, या एनआरवी ऑलवेज। तो देखो इसका आंसर है सीधा कि हमेशा जैसे बोलते हैं ना कि एक तो प्रूडेंस लागू होती है बिजनेस के अंदर। इन्वेंट्री, जो स्टॉक उसके पास पड़ा है, इन्वेंट्री रिफर्स टू द गुड्स अ कंपनी होल्ड्स फॉर सेल और यूजेज इन प्रोडक्शन। कंपनी क्या करेगी? या तो कोई उसके पास सामान पड़ा है, स्टॉक है वो पड़ा है उसके पास में, उसको बेचेगा, सेल करेगा, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अगर सेक्टर का कोई बड़ा फैक्ट्री वगैरह है तो हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज़ से वो कुछ और चीज़ बनाए और वो आगे जाके कोई और सेल करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्टील है, उसकी कोई रॉड है और उससे कोई इसने बनाया कोई डिज़ाइन का पर्टिकुलर कोई चैसी बनाया और वो आगे जाके कार बनेगा और वो उसको कोई और बेचेगा। तो या तो उसको सेल करेगा या कुछ और प्रोड्यूस करेगा उससे, तो वो उसकी इन्वेंट्री है। मतलब जो भी स्टील उसके पास पड़ा था, उसकी रॉड जो पड़ी थी वो उसकी इन्वेंट्री है। अब उसको आगे बेचना है या फिर उससे कुछ और बनाना है, तो वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है और फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तीनों चीज़ को ये आपसे पूछ सकते हैं कि इन्वेंट्री में कौन कौन सी चीज़ आएंगी, तो ये तीनों ही आएंगी इसमें। तो इसका आंसर था इन्वेंट्री वैल्यू होती है कैसे? तो उसकी कॉस्ट या एनआरवी जो भी उसमें लोअर होगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो है जो भी इसमें कम होगी, उसको उसके हिसाब से उसका इवैल्यूएशन होगा। ओवर स्टेट नहीं करना है एसेट्स को, कभी भी बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है। प्रूडेंस यूज करनी है, समझदारी। जैसे हमने बात करी थी ना, डिस्कस किया था कि लॉसेस को हमेशा वो करना है, रिकॉग्नाइज करना है जो प्रोबेबल लॉसेस हैं, और आप चाहे फायदा जो होने वाला, प्रॉफिट जो होने वाला है, उसको एंटिसिपेट करो ना करो। तो वही प्रूडेंस, समझदारी इसमें बिजनेस में लागू होती है। और आपकी इन्वेंट्रीज को जो है हमेशा आपको वैल्यू किस बेसिस पे करना है? कॉस्ट या उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो आज है, जो भी इनमें कम होगी उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन होगी, क्योंकि वो आपके पास पड़ा है सामान और आप उसको बेचोगे। तो आप पहले से ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास 1 लाख का सामान पड़ा है, क्योंकि हो सकता है आपकी सेल 1 लाख की ना हो, तो आप उसको 1 लाख का नहीं मानोगे, उसको मानोगे हो सकता है उसमें कुछ खराब भी हो जाए, तो उसको और भी कम, जितना लोएस्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपके कस्टडी में पड़ा है, आपके अधिकार में है और आपके पास है, आपको उसको बेचना है और उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा। तो आपको पहले से ही उसको ज़्यादा नहीं मानना है, कम ही मानना है। ये प्रूडेंस कहता है, समझदारी कहती है। विच प्रिंसिपल सपोर्ट्स द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, मटेरियलिटी, रिलेशन, ये आ चुका है। ट्रायल बैलेंस का मैंने बताया था कि सबसे पहले एंट्री लेजर्स में होती है और उसके अंदर अकाउंट्स मेंशन होते हैं। एक साइड डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो कौन से अकाउंट में डेबिट हुआ, कौन से अकाउंट में क्रेडिट हुआ, वो सब लेजर में एंट्री होती है। ड्यूअल एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। और फिर उसके बाद वहाँ से क्या बनता है नेक्स्ट स्टेप में? ट्रायल बैलेंस, जिसमें जैसे मान लीजिए कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट का इसमें ट्रायल बैलेंस होगा, जिसमें एक साइड डेबिट होगा, एक साइड क्रेडिट होगा, और लास्ट में इसमें दोनों साइड मैच करते हैं ट्रायल बैलेंस में। अगर मैच नहीं कर रहा तो कहीं एंट्री में गड़बड़ है। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट इसका आंसर है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे मान लीजिए बिजनेस एक मशीनरी को बाय करता है $1000 कैश में, तो मशीनरी अकाउंट जो है वो एक एसेट है और उसका एक अकाउंट होता है मशीन अकाउंट, वो इंक्रीज हो जाएगा $1000 से। जबकि कैश अकाउंट, क्योंकि कैश खर्च करके मशीन खरीदी गई है, तो वो डिक्रीज हो जाएगा बाय सेम अमाउंट।
अब एक लोन वाला जो एग्जाम्पल होता है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने लोन लिया, तो लोन लेने के बाद क्या होता है, जैसे $1,00,000 का लोन लिया तो $1,00,000 आपके खाते में आ गए कंपनी के, तो आपका कैश अकाउंट जो है वो तो इंक्रीज हो गया 1,00,000 से, लेकिन आपकी लाइबिलिटी वाला जो अकाउंट है, लोन पेबल अकाउंट, जो आपको वापस भी तो चुकाना उस लोन को, तो वो भी देखो इसमें इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, आपका एसेट इंक्रीज हुआ लेकिन लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई यहाँ पर दोनों तरफ से। तो ये ड्यूअल एस्पेक्ट है, दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं, दो अकाउंट। विच ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, कौन कौन से हैं जिनको हम मान सकते हैं कि उसमें शामिल होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिकमेंड करने के लिए। तो ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, क्या ये होता है उसमें? NACAS, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्या ये भी होती है? क्या RBI भी होता है? क्या मिनिस्टर फाइनेंस भी होता है? तो देखो आंसर इसका होगा ये भी होता है, ये भी होता है। बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, तो 20 का आंसर होगा। ये दोनों जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन को वो करते हैं, रेकमेंड करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है वो नोटिफाई करता है। जैसे इंड AS जो एक स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको नोटिफाई किया, तो ये भी इसमें शामिल होती है, लेकिन ये इसमें नहीं है, तो RBI और मिनिस्ट्री फाइनेंस इसमें नहीं आएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज कैन बी डिटरमिन्ड एज ऑक्यूपायर एज पर इंडस्ट्रियल लॉ। देखो ऑक्यूपायर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है इंडस्ट्रियल लॉ में। अब इसमें कौन कौन आ सकता है? कंपनी का डायरेक्टर, किसी फर्म का पार्टनर, या स्पेसिफिकली अपॉइंटेड मैनेजर फॉर गवर्नमेंट रन फैक्ट्री। गवर्नमेंट रन फैक्ट्री के अंदर कोई प्राइवेट तो ये बॉडी होती नहीं है, गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट की कोई ये फैक्ट्री है, तो उसके लिए कोई आदमी नियुक्त होता है हमेशा, तो क्या वो ऑक्यूपायर बन सकता है? आपने सुना होगा कई तरह की फर्म होती हैं, प्रोप्राइटरी फर्म होती है जिसका मालिक हमेशा कोई एक सिंगल पर्सन होता है, वो उसका प्रोप्राइटर कहलाता है, और पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं। पार्टनरशिप फर्म में क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं जो उसके मालिक होते हैं। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं उसमें, कंपनी रजिस्टर होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंदर MCA पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, और फिर उसके डायरेक्टर नियुक्त होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से पर्सन जो है वो बिजनेस को चलाते हैं, किसी एंटिटी को चलाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? देखो इसमें तीनों ही आएंगे, आंसर इसका होगा C, ऑल। इंडस्ट्रियल लॉ कहता है कि ऑक्यूपायर इज द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कंप्लायंस विद ऑल सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर रेगुलेशन। मतलब कि उसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है उस बिजनेस का, उस फैक्ट्री का, और वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? कि भाई सारे जो लॉज हैं, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, वो उस पर लागू हो रहे हैं उस बिजनेस पे, उस फैक्ट्री पे, और वो उनको कंप्लाई करना उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो नहीं करता है कंप्लाई, वो बिजनेस एंटिटी जो है, वो फैक्ट्री जो है कंप्लाई नहीं कर रही, तो उसकी जिम्मेदारी नियुक्त हो जाती है, फिर उस पर लीगल एक्शन भी होता है। तो इसके अंदर पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म, उसके पार्टनर्स हैं, तो वो इंडिविजुअल्स होंगे और वो ऑक्यूपायर कहला सकते हैं। किसी कंपनी का डायरेक्टर कहला सकता है, या किसी गवर्नमेंट रन फैक्ट्री का स्पेसिफिकली अपॉइंटेड मैनेजर भी हो सकता है, और उनकी ड्यूटीज़ काफ़ी एक्सटेंसिव होती हैं। और जैसे कोई लाइसेंस लेना है, वर्कर सेफ्टी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, क्योंकि ये सब लीगल इश्यूज़ हैं, इनके लिए लॉज बने हुए, प्रोविजंस बने हुए हैं, उनको फॉलो करना होता है मैंडेटरीली, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये सब उसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सब इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन इन अकाउंटिंग इज। प्रोविजन किस चीज़ को कहेंगे? अ करंट एसेट, या अ रिजर्व फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर्स, या फिर अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, या फिर कैपिटल रिजर्व। देखो प्रोविजन होता है मतलब कोई चीज़ का प्रोविजन करना, प्रोविजन हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा C, ए लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग। अकाउंटिंग में प्रोविजन जो है वो एक अमाउंट है जो कि सेट असाइड किया जाता है, कहां से? कंपनी के प्रॉफिट से, कि भाई कोई फ्यूचर में हो सकता है कोई ऐसा एक्सपेंस आ जाए या फिर इसको लायबिलिटी खड़ी हो जाए, तो वो कहाँ से फिर बियर करेगी कंपनी या कोई बिजनेस? तो उसके लिए एक प्रॉफिट, जो मान लीजिए उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से वो 10 रुपये अलग से निकाल देंगे, भाई कोई हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा फोर्सिबल, फ्यूचर में कोई ऐसा लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए प्रोविजन करते हैं वो, तो यही प्रोविजन कहलाता है। और पोटेंशियल फ्यूचर कॉस्ट को कवर करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए प्रोविजंस क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है
ये देखो, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, अनसर्टेनिटी के लिए होते हैं, और एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इसकी होती है, क्योंकि ये इसका प्रोविजन कर रहे हैं तो वो बुक्स में भी होगा, ठीक है। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोफेशनल डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बैलेंस शीट में भी ये लाइबिलिटी के साइड में ये लिस्ट होते हैं। तो जैसे एक्रूवल है, प्रूडेंस वाला जो ये प्रिंसिपल है, ये सब इसमें लागू होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिए, पूछ सकते हैं कि प्रोविजन के लिए कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेलिवेंट होंगे, तो ये वाले होंगे, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, द टर्म वर्किंग कैपिटल इज डिफाइंड एज ए फिक्स्ड एसेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, टोटल एसेट माइनस ओनर्स इक्विटी, या कैश ऑन हैंड ओनली। वर्किंग कैपिटल किसको कहेंगे? तो सीधा सा आंसर है बी। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो करंट एसेट्स हैं अभी, उसको करंट लाइबिलिटी से घटा दो, तो ये लिक्विडिटी हमें बताता है कि भाई जो रिसेंट टाइम चल रहा है, जो कि करंट ईयर मान लीजिए चल रहा है, तो कंपनी को कुछ काम करने के लिए, कुछ आगे फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, या बिजनेस का कुछ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कोई प्लानिंग करनी है, तो वर्किंग कैपिटल को हमेशा वो देखते हैं। तो करंट एसेट में से लाइबिलिटी को घटाया जाता है, तो पता लगता है कि भाई हमारे पास ये संसाधन मौजूद है, क्योंकि लाइबिलिटी तो पे करनी है अल्टीमेटली। नेक्स्ट है अंडर अकाउंटिंग मटीरियलिटी प्रिंसिपल। ये क्या इंप्लाई करता है? ओनली लार्ज कंपनीज कैन फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या ये बात है? इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ इट्स omission और मिस स्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स, या फिर ऑल आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ सिग्निफिकेंस, या ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर मटीरियल। देखो, हमने एक बात करी थी कुछ टाइम पहले अभी इसी लेक्चर में कि मटीरियलिटी, मटीरियल लाइफ वाला जो आपको याद होगा, कि जो चीज़ हमें डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी प्रैक्टिकली, अब वो चाहे बिजनेस की कोई इन्फॉर्मेशन हो, और उसको अगर मान लीजिए कि मिस कर गए, उसको मेंशन नहीं किया, या उसके रिगार्डिंग ध्यान नहीं रखा अकाउंटिंग के टाइम पर, या मिस स्टेटमेंट हो गया, तो वो इकोनॉमिक डिसीजन जो है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो यही मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है। आंसर इसका बी। इसमें प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए होता है हमेशा, क्योंकि ये एक समझदारी की बात है, ये एकदम इतना सिंपल या सीधा नहीं होता है, क्योंकि डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। कोई क्वांटम टर्म्स में चीज़ नहीं चल रही है, क्वांटिफिकेशन इसका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948? It allows employers to fix wages below subsistence levels. It prescribes minimum rate of wages for scheduled employment fixed by central or state government. It applies only to contract labor. It sets the same national minimum wage uniformly for all occupation in state without variation. कानून बनता है तो लागू होता है, और अधिकतर टाइम में क्या होता है कि इक्वालिटी होती है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं। अब देखिए, लेबर की जहाँ तक बात है, आपने सुना होगा कि मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन जो है वो डिसाइड होता है, नोटिफाई होता है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में आता है, सब लोगों को पता लगता है, फैक्ट्रीज में लगता है, उसका नोटिफिकेशन होता है हमेशा। तो मिनिमम वेजेस एक्ट हमारे देश में है, और वो क्या करता है? क्या वो एम्प्लॉयर्स को ये करता है कि वो फिक्स करें वेजेस? देखो, ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को, और पर्टिकुलरली हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, और दोनों अपनी अपनी मिनिमम वेजेस टाइमली डिक्लेयर करते हैं, और वो सभी के लिए करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हो चाहे कोई हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, मैन हो वीमेन हो, दोनों जेंडर्स के लिए होता है। तो इसका आंसर है बी। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई सी भी मिनिमम वेजेस जब फिक्स करती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए होता है, और एज पर स्किल होता है, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, उन सभी के लिए अलग अलग तरह की मिनिमम वेजेस होती हैं। रीजन वाइज, लिविंग कॉस्ट वाइज, ये दोनों तरह के वर्कर्स के लिए होता है। इक्वल पे होता है मैन एंड वुमेन के लिए, और वेज फिक्सेशन जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनके द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो ये एम्पावर करता है इन गवर्नमेंट्स को, दोनों गवर्नमेंट्स को, कि ये तय करें। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी होता है, ये एडवाइज करता है गवर्नमेंट्स को कि ये फिक्स कर, किस तरह से फिक्स करें मिनिमम वेजेस को। एनफोर्समेंट जो है वो भी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि हर जगह आप देखते हैं, आपने सुना होगा चीफ लेबर कमिश्नर, जो सेंट्रल लेबर जो है
डिपार्टमेंट होता है, और हर स्टेट में स्टेट का भी लेबर डिपार्टमेंट होता है, लेबर इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं। तो ये दोनों ही गवर्नमेंट्स के लिए होता है, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग होता है ये मिनिमम वेजेस एक्ट। अब ये सारे जो हैं कोड्स में मर्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट है करंट रेशियो इज अ फाइनेंशियल मेट्रिक दैट मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी विद इट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स। क्या ये सही है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटी अपॉन करंट एसेट्स। A ratio above 1 generally suggests good liquidity, while a ratio below 1 can signal potential difficulties in meeting short-term obligation. सबसे पहले हमें इसको देखना है कि करंट रेशियो क्या होता है। ये एक अकाउंटिंग में एक रेशियो होता है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। करंट रेशियो देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब आपके पास में एसेट्स अगर ज़्यादा हैं, एसेट्स मतलब जो आपकी पोटेंशियल है जिससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, वो अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेशियो क्या होगा, ऊपर जाएगा। आपके पास में एक साइड में क्या होता है, एसेट्स होते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है बिजनेस के लिए, एक तरफ लाइबिलिटी है जो आपके लिए नेगेटिव चीज़ है क्योंकि वो आपको पे ऑफ करनी है। तो अगर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा होगी, खर्चे ज़्यादा हैं, इसका मतलब आपकी एसेट्स उससे कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो आपको घाटा है बिजनेस के अंदर, तो आपका रेशियो हमेशा नीचे चला जाएगा, एक से नीचे चला जाएगा। और अगर एसेट ज़्यादा है तो एक से ऊपर चला जाएगा। और एसेट ज़्यादा होने का क्या मतलब है, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ का मतलब क्या है कि रेशियो अबव 1 जनरली सजेस्ट गुड लिक्विडिटी, तो आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगी और शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को आपको आराम से आप उसको टैकल कर सकते हो। लेकिन अगर रेशियो कम है तो आपको डिफिकल्टी आएगी। तो तीसरी लाइन सही है लेकिन दूसरी गलत है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है। लाइबिलिटी नीचे की साइड होती है, डिनोमिनेटर में होती है, और एसेट्स इधर होता है, ऊपर होता है। और ये बात सही है कि फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो मेजर करता है कंपनी की एबिलिटी। कौन सी एबिलिटी? टू पे ऑफ इट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म कौन सी होती है? जो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए अंदर डिसाइड होती है कि ये लाइबिलिटी होगी इस फाइनेंशियल ईयर की, अगले 12 महीने के अंदर है ना। अगले का मतलब है इस फाइनेंशियल ईयर जो भी अकाउंटिंग में चल रहा है। तो इसका आंसर है सी। करंट एसेट कौन से होते हैं? जो कि वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर में कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, जैसे कि कैश पड़ा है, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, या इन्वेंट्री है आपकी जिसको आप बेच के इसी फाइनेंशियल ईयर में एनकैश कर लोगे, उसको बेच के आपको रेवेन्यू मिलेगा, तो वो करंट एसेट हो गया। करंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो है जो कि विद इन 1 ईयर में ड्यू है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर है और नेक्स्ट पार्ट में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। कैसा आपको लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। काफ़ी कम लोगों ने लेक्चर देखा है, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और नॉट आई डोंट नो, बट ये आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताएं। थैंक्स अ लॉट।